तो हम लोग वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे थे कि वायु प्रदूषण किन किन कारणों से होता है। जो वायु होता है, वायु हम लोग किस प्रकार से प्रदूषित होता है, तो बहुत सारे कारण पर हम लोग चर्चा किए थे। आज उसी में से एक और कारण पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं, जो कि है धुआं। धुआं के कारण भी क्या होता है, वायु प्रदूषण देखने को मिलता है। अब घरेलू ईंधनों के अपूर्ण दहन एवं औद्योगिक संयंत्रों का धुआं वायुमंडल में मुक्त होती है। अब देखो, बात यहाँ पर वही चीज़ किया जा रहा है कि हम लोग पता है कि जो घर में चूल्हा लोग जलाते हैं, तो वजह से जब चूल्हा जलाते हैं तो हम लोग क्या देखने को मिलता है, जो चूल्हा जलता है तो उससे धुआं निकलता है, और उसी धुआं के कारण क्या होता है, वायु दूषित होता है। और साथ में क्या होता है, जो औद्योगिक संयंत्र होता है, औद्योगिक मतलब जो कल कारखाने होते हैं, उससे भी धुआं निकलता है, जिसके कारण क्या देखने को मिलता है कि वायुमंडल की जो वायु होता है वो दूषित होने लगता है। ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठोस विविध पदार्थ जैसे राख, धूलकण, काली आदि से भी क्या देखने को मिलता है, वायु दूषित होता है। राख वगैरह जो उड़ के जो वायुमंडल धुआं में मिलता है, उससे भी वायु क्या होता है, दूषित होता है। भारत में थर्मल पावर संयंत्र जो होता है, थर्मल पावर संयंत्र जो यूज किया जाता है, जो कि एनर्जी निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका अगर प्रतिशत देखा जाए तो 30 से 35 मिलियन टन हानिकारक कूड़ा कचरा उत्सर्जित इससे होता है। तो अगर इसका उत्सर्जित जो बेकार के पदार्थ होता है, ये उत्सर्जित होता है कितना मिलियन टन, तो 30 से 35 मिलियन टन उत्सर्जित देखने को मिलता है, जिसका निष्पादन बहुत कठिन होता है, जिसको उसको खत्म करना, विघटित करना बहुत मुश्किल होता है। और इसके अतिरिक्त धुएं में विभिन्न प्रकार के गैस एवं अम्ल भी पाए जाते हैं, जो कि वायुमंडल मतलब जो बोल सकते हैं पूरी तरह से कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको हानि पहुंचाने का काम करता है। इनके अतिरिक्त बड़े बड़े कारखानों और चिमनियों से वायु प्रदूषित होता है। अगर बड़े बड़े चिमनी और कारखाना का बात करेंगे तो उसमें से अलग अलग प्रदूषित गैस निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि निकलते हैं। और अलग अलग प्रकार के उद्योगों में अलग अलग प्रकार के प्रदूषक निकलते हैं, जैसे एस्टोबेस्टॉस के कारखाने से आर्सेनिक का वाष्प, मथुरा तेल शोधक कारखाने से सल्फर का ऑक्साइड निकलता है। तो देखो, अलग अलग कारखाने का नाम दिया हुआ है, अलग अलग कारखाने से अलग अलग प्रकार के जो गैस निकलता है, जो क्या करता है, वायु को दूषित करता है। आटा मिल, पत्थर तोड़ने वाले मशीन आदि से संबंधित क्या निकलता है, धूलकण निकलता है। वस्त्रों से कई महीने रेशे का धूलकण देखने को मिलता है, जो क्या करता है, वायु को सब दूषित करता है। इस गैसों से पौधे और मनुष्य के विभिन्न प्रकार के नुकसान देखने को मिलता है। अभी जो सब गैस निकलता है, इससे मनुष्य का किस प्रकार का नुकसान देखने को मिलता है, तो मनुष्य का श्वसन रोग हो जाता है, श्वसन से संबंधित रोग देखने को मिलता है। फेफड़े का फूलने लगता है, श्वास नली दामाद जैसा बीमारी देखने को मिलता है। फेफड़ों का कैंसर भी देखने को मिलता है, खांसी भी देखने को मिलता है। तो ये सब अलग अलग प्रकार की बीमारी देखने को मिलता है। आँखों में जलन भी देखने को मिलता है ये सब के कारण। इसलिए जब ये वायु में मिलेगा तो वायु के तहत हम लोग क्या होता है, शरीर में आँखों में पड़ता है तो आँखों में जलन भी देखने को मिलता है। पौधों का अगर बात करते हैं तो पौधों की पत्तियाँ काली और पीली होकर वृक्ष क्या होता है, झड़ जाते हैं। उसका पत्ती जो होता है काली और पीली हो जाती है, इसके कारण वो झड़ने लगता है। और इसमें झड़ने से जमीन में अम्लीयता, फसल में कमी आती था, अब जमीन का अम्लीयता भी बढ़ जाता है, अब फसल में कमी भी देखने को मिल जाता है। ये सब नुकसान देखने को मिलता है किससे, धुआं से। जो भी धुआं होता है जिससे वायु क्या होता है, प्रदूषित होता है। बस डायग्राम के साथ दिखाया गया। और वायु कैसे प्रदूषित होता है उसके बारे में चर्चा हो रहा है। तो प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकारक से, इससे भी वायु क्या होता है, प्रदूषित होता है, प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकारक से। धुओं से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, पार्ट छूट जा रहा है, तो ये सब धुओं से निकलने वाले, ठीक है चलिए देखते हैं। ऑक्साइड कार्बन हाइड्रोकार्बन का संयोग सूर्य प्रकाश के पराबैंगनी किरणें की उपस्थिति में होता है, जो ओजोन और जटिल कार्बनिक गैस जैसे पेरोक्सी एसिटिक नाइट्रेट
का निर्माण होता है, जैसे पेरोक्सी नाइट्रेट का निर्माण, पेन का निर्माण होता है। तो ये सब चीज़ें पदार्थ दिया हुआ है। तो ये देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड को हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करता है किसके उपस्थिति में, तो जो अल्ट्रा वायलेट रे होता है, पराबैंगनी किरणें होता है, उसके उपस्थिति में यह अभिक्रिया होता है तो ओजोन का निर्माण होता है। पेरोक्सी यहाँ पर दिया हुआ पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट का भी निर्माण होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पेन कहते हैं। तो पेन के प्रभाव से आँखों के से जल प्रभाव एवं श्वसन रोग उत्पन्न होते हैं। ये जो पेन बनता है ये क्या होता है, आँखों का जल प्रभाव से श्वसन रोग भी उत्पन्न करता है और प्रकाश संश्लेषण के ही अभिक्रिया को रोक देता है। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है उसको भी ये क्या कर देता है, रोक देता है। ये सब यहाँ पे देखने को मिलता है। यह प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकारक के कारण होता है, मतलब प्रकाश ये यूवी रेडिएशन के कारण ऐसा देखने को मिलता है। आगे है भारी धातु। विभिन्न प्रकार के संबंधित उद्योगों से भारी धातु जैसे निकेल, सीसा, आर्सेनिक, कैडमियम, पारा, ये सब प्रकार के भारी धातु निकलते हैं अलग अलग उद्योगों से और यौगिक वायुमंडल में निष्कासित होते हैं, जिससे जिनका जीवों के शरीर के विभिन्न प्रकार के प्रभाव देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है, तो जीवों का जो शरीर होता है उसके विभिन्न प्रकार के रोग देखने को इससे मिलता है जब उसके शरीर में ये सब पदार्थ जाता है। तब जब इसका निर्माण किया जाता है, निर्माण करते टाइम इसका जो बोल सकते हैं जो छोटे छोटे बुरादे होंगे वो क्या होता है, वायु में मिल जाते हैं और वायु में मिलने के साथ ये अलग अलग जीवों के शरीर में चले जाते हैं। आगे जो कारण दिया हुआ है वायु को प्रदूषित होने का, घरेलू अपमार्जक या पीरकनाशी यूज करने से। घरेलू अपमार्जक मतलब होता है जो हम लोग घरेलू अपमार्जक के रूप में कोई चीज़ साफ सफाई के लिए जो हम लोग साबुन वगैरह जो यूज करते हैं उसको हम अपमार्जक के नाम से जानते हैं, उसका इस्तेमाल, या पीरकनाशी यूज करते हैं हम लोग कीट मकोड़ों को मारने के लिए दवा जो छिड़काव कराते हैं पेड़ पौधों में, उसका जब इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी हम लोग क्या देखने को मिलता है, पॉल्यूशन देखने को मिलता है। हम अपने घरों के मच्छर, चूहे, खटमल, मक्खी, तिलचट्टा और दीमक जैसे कीड़ों को मारने के लिए अनेक प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। इनमें एल्डीन, फिल्ट, गैमेक्सिन, डीडीटी, फिनाइल जैसे अनेक विषैले पदार्थ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनका शिकार कुछ समय के बाद मनुष्य स्वतः हो जाता है। अब देखो हम लोग कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, मच्छर को मारने के लिए, खटमल को मारने के लिए, मक्खी को मारने के लिए अलग अलग प्रकार के कीटनाशक का प्रयोग तो कर लेते हैं, लेकिन ये खुद हम लोग के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। इस बात को ध्यान में रखना, ये मनुष्य को खुद हानिकारक प्रभाव डालता है, क्योंकि ये पदार्थ खाद्य श्रृंखला का एक अंग बन जाते हैं और अंत में यह मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं। ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, खाद्य श्रृंखला का अंग बनता है और धीरे धीरे उस श्रृंखला के तहत, खाद्य श्रृंखला का मतलब एक दूसरे को हर एक चीज़ खाता है, हमको पता है कि एक दूसरे हर एक चीज़ खाता है, उसी को खाद्य श्रृंखला कह रहे थे। जिसके साथ क्या होता है कि हम लोग के शरीर में भी पहुँच जाता है, क्योंकि हम लोग के शरीर का हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। इन अपमार्जकों में से सबसे अधिक प्रयोग डीडीटी का हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये डीडीटी का प्रयोग किया जाता है, छिड़काव कराया जाता है कीटनाशक चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, और इसी छिड़काव के कारण ये हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ हमारे शरीर में भी पहुंच जाता है। कैसे, ये होता क्या है कि ये सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग जब कोई भी चीज़ में छिड़काव इसका कराते हैं तो इसका विघटन नहीं होता है। तो पहले सबसे पहले ध्यान में रखना है कि इसका अपघटन नहीं होता। अपघटन मतलब इसको ये मिट्टी में मिल नहीं सकता, ये ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। तो जब हम लोग ये क्या होता है, जब छिड़काव कराते हैं तो ये फसल में चला जाता है, वही फसल को जब जीव जंतु चाहे हम लोग खाते हैं तो हम लोग के शरीर में भी आ जाता है। ठीक, इसके कारण क्या हो जाता है कि अनेक प्रकार की बीमारियां भी देखने को मिलता है। हाँ, अनेक देश जैसे हंगरी, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, कनाडा आदि ने डीडीटी का प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब इसका प्रयोग नहीं करना है, इसलिए कि यह हानिकारक प्रभाव डाल रहा है इंसान में। यहाँ पर देख सकते हैं यही कीटनाशक छिड़काव किया जा रहा है खेतों में। तो प्रारंभ में जब कीटनाशकों का प्रयोग हुआ था तब उस समय केवल उनके लाभप्रद गुणों को ही ध्यान दिया गया था, सिर्फ उसको लाभ जो इसका उसका लाभ जो होता है उसी का खाली ध्यान दिया गया था। लेकिन बाद में पता चला कि इसका सिर्फ लाभ ही नहीं है बल्कि हानि भी है, मनुष्य के जीवन पर भी यह हानिकारक प्रभाव
पड़ता है और इससे मनुष्य के जीवन में किस प्रकार का रोग उत्पन्न करता है। जो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र होता है, जो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र होता है वो देखने को मिलता है कि खराब होने लगता है। तो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र पर भी हानिकारक प्रभाव देखने को, साथ साथ लीवर पर भी हानिकारक प्रभाव इसका देखने को मिलता है, त्वचा रोग देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज दिक्कतें देखने को मिलता है मनुष्य के साथ। अगर ये चीज़ें DDT का प्रयोग लोग करते हैं तो ये हमारे खाद्य श्रृंखला के तहत हमारे शरीर में भी पहुंच जाता है। अब ये कैसे पहुंच जाता है? ऑब्वियस है कि जो गेहूं चावल का बीज होता है उसमें चला जाता है, उसमें जाने के बाद हमारे शरीर में भी ये क्या हो जाता है, आ जाता है। अब आगे दिया, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में अनेक जातियों के कीट पाए जाते हैं, अनेक जातियों के कीट पाए जाते हैं। परभक्षण की रीति द्वारा इस जीवित यंत्र में प्रकार का संतुलन बना रहता है। अब देखो, जितना भी प्रकार के कीट होता है उसको खाने वाला कोई ना कोई उसका परभक्षण होता ही है, उसका कोई ना कोई खाने वाला होता ही है। तो वही उसको नष्ट करे तो सबसे अच्छा है। अगर हम लोग नष्ट करना शुरू करेंगे तो यही दिक्कतें आ जाता है, जो खाद्य श्रृंखला में हम लोग प्रॉब्लम आता है और वही के तहत हम लोग शरीर में भी पहुंच जाता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखें, उसको नष्ट करने का तरीका ढूंढे ऐसा कि उसको परभक्षण जो है उसी को खाकर क्या करें, खत्म करें। और आगे दिया हुआ है, और आगे क्या दिया हुआ है, किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो क्लोरोराइड्स दिया हुआ है, क्लोराइड नहीं, फ्लोराइड दिया हुआ है। ये भी वायु को दूषित करता है। किस प्रकार से? तो फ्लोराइड युक्त खनिजों जैसे पत्थरों, मृदा से बहुत ही जहरीली गैस हाइड्रोजन क्लोराइड उत्सर्जित होती है। जो खनिज होता है, खनिज या पत्थरों से या मृदा से कुछ जहरीली गैस निकलता है, जिस जहरीली गैस का नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लोराइड की अधिक सांद्रता होने से पत्तियों के सिरों और किनारों पर क्लोरोसिल तथा नेक्रोसिल उत्पन्न होते हैं। तो अगर इसका मात्रा ज़्यादा होगा, क्लोराइड अगर पाया जाएगा, क्लोराइड का सांद्रता अगर अधिक होगा, तो जो पेड़ पौधा का पत्तियाँ होता है उसका सिरा मतलब उसका किनारों और सिरों में, ठीक है, क्लोरोसिल तथा नाइट्रोसिल उत्पन्न होने लगता है और पशुओं में ये चारे द्वारा पहुंच जाता है। और इससे फिर पशु क्या करेगा, उसको खाएगा, पत्तियों को खाएगा, तो उसके तहत ये पशुओं में भी क्या होता है, पहुंच जाता है। तो ये पशुओं में भी पहुंच जाता है। और जब पशु में पहुंचेगा तो ऑब्वियस है कि इसका आधारना कैल्सीकरण करते हैं और क्लोरोसिल बीमारी पैदा करते हैं। इसमें लंगापन आ जाएगा, मतलब कोई ना कोई बोल सकते हैं पार्ट से क्या हो जाएगा, विकलांग हो जाएगा, अतिसार होगा, डायरिया जिसको बोलते हैं, वजन में कमी आने लगेगा। ये सब प्रकार का बीमारी देखने को मिलने लगता है जब ऐसा होता है। तो आगे एक और पदार्थ दिया हुआ है एरोसोल से भी हम लोगों को दिक्कतें देखने को मिलता है और किस प्रकार का, तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एरोसोल रसायनों के एक समूह को कहते हैं जो वाष्प के रूप में वायु में मुक्त होती है। जो वाष्प के रूप में क्या होता है, वायु में चला जाता है। इनमें फ्लोरोकार्बन, फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक होते हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोमीथेन आदि होते हैं। अब अलग अलग नाम दिया हुआ है। इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन पूछा जाता है। ऐसे ही वायुयानों में एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, जो भी ठंडा चीज़ करने वाला चीज़ होता है, वो सब में ये सब पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ये हवा में कम ऊंचाई पर वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं, लेकिन जब ये स्ट्रेटोस्फीयर में फैलते हैं तब ओजोन परत को काफ़ी हानि पहुंचाते हैं। जब ये स्ट्रेटोस्फीयर में जाता है ये सब, तो ये ओजोन परत को क्या करने लगता है, खराब करने लगता है। हमको पता है कि ओजोन परत बना हुआ है जो यूवी रेडिएशन किरण को क्या करता है, पृथ्वी पर आने से रोकता है। लेकिन ये सब जो पदार्थ हम लोग ये सब जो यूज करते हैं, ये सब गैस ऊपर जाता है, ऊपर जाकर ओजोन परत के साथ अभिक्रिया करके हम लोग हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। और ओजोन में क्या
बाद में देखा भी गया था कि ओजोन छिद्र देखा गया था कि ओजोन में होल हो चुका है। अगर ऐसे ही होता रहे तो एक दिन ऐसा होगा ओजोन परत पूरी तरह से हट जाएगा। हटने के बाद क्या हो जाएगा, आदमी को मृत्यु होने लगेगा, आदमी का अलग अलग प्रकार की बीमारी देखने को मिलता है, स्किन कैंसर देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम लोग को चीज़ें देखने को मिलने लगेगा। ओजोन के बारे में थोड़ा बहुत बताया जा रहा है। ओजोन जो होता है, ओजोन हम लोग O3 से दिखाते हैं, इसी के कारण ओजोन परत का निर्माण हुआ। जहाँ ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पराबैंगनी, अभी ये भी चीज़ ध्यान में है, इसको स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाया जाता है। पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करता है, थोड़ा देर पहले ही बताए। यही वायुमंडल में कम ऊंचाई पर इसकी ज़्यादा मात्रा जीवों के लिए हानिकारक होती है। ओजोन की सांद्रता 0.01 mmPa होती है, तब बहुत से पौधे जैसे चीड़, सेम, टमाटर, तंबाकू आदि में क्षति पहुंचने लगती है। अब देखो, ओजोन का सांद्रता ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम होगा, मान लो कि जब अगर ओजोन की सांद्रता कितना हो जाए, 0.01 ppm अगर हो जाता है, तो इससे बहुत सारे पेड़ पौधा का क्षति पहुंचने लगता है, ठीक। और इंसान में भी क्षति देखने को मिलता है, आँख और छाती में जलन होने लगता है, तो इससे बीमारी देखने को मिलता है ओजोन परत की सांद्रता कम होने के कारण। कुछ दिया हुआ है प्राकृतिक वायु प्रदूषण, ये मतलब इंसान के द्वारा नहीं किया जाता है, ये खुद होता है। नेचुरल एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, तो ज्वालामुखी जब उभरता है, जब ज्वालामुखी आता है, उसके कारण निकलने वाले जहरीली गैसें, पाराकण, वायुमंडल में क्या होता है, उड़ती रहने वाले बीजाणु, धूलकण आदि प्राकृतिक रूप से निष्कासित होने वाले वायु प्रदूषक होते हैं। तो ये देखो, अभी से कि ज्वालामुखी जब होता है तो ये अभी से इंसान के द्वारा नहीं किया जाता है, ये प्राकृतिक करता है। और जब प्राकृतिक करता है तो इसको हम लोग इसलिए इसको नाम क्या दिया है, प्राकृतिक वायु प्रदूषक के नाम से जानते हैं। कभी कभी प्राकृतिक वायु प्रदूषक जो होता है दो प्रकार में बांट दिया गया है, एक प्राथमिक प्रदूषक, एक होता है द्वितीयक प्रदूषक। और प्राकृतिक प्राथमिक प्रदूषक का बात करेंगे तो कौन कौन आ जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड आता है, ये सब के सब प्राथमिक प्रदूषक बोला जाता है। ये कभी कभी पूछ भी देता है। और द्वितीयक प्रदूषक का बात करेंगे तो पेरोक्साइड होता है, पेरोक्साइड एसिटिलीन नाइट्रेट होता है जिसको पैन हम लोग बोलते हैं, ये द्वितीयक प्रदूषक के नाम से जाना जाता है। ये सब दोनों के दोनों क्या है, प्राकृतिक प्रदूषक बोला जाता है। ये अभी तक हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, ये अभी तक चर्चा कर रहे थे वायु प्रदूषण किस किन कारणों से होता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे हरित घर प्रभाव एवं ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ग्लोबल वार्मिंग क्या है। प्राकृतिक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड की एक निश्चित मात्रा 0.0% वायुमंडल में रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा का बात करेंगे वायुमंडल में कितना होता है, 0.03% होता है। ऑक्सीजन का बात करेंगे तो ये लगभग 21% देखने को मिलता है। जिनके स्तर को बनाए रखने में पौधे का अहम भूमिका होती है। अब ऐसे कि इसको स्तर मतलब इतना हमेशा पाया जाए वायुमंडल में, उसके लिए कौन भूमिका निभाता है, पौधा। क्योंकि पौधे ही सिर्फ ऐसा जीव है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा CO2 को ग्रहण कर ऑक्सीजन गैस मुक्त करती है। तो अब ऐसे है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, ग्रहण करके और ऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है, जो वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। जिससे इन दोनों गैसों के बीच में एक क्या होता है, निश्चित अनुपात में बना हुआ रहता है। जीवाश्म ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के जलने से, जंगलों में लगातार कटने से CO2 गैस की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है। देखो अब ऐसे है कि अगर CO2 का मात्रा बढ़ेगा, CO2 का मात्रा बढ़ने से हम लोग के लिए हानिकारक प्रभाव देखने को मिलेगा। और CO2 को लेने वाला कौन है, पेड़ पौधा है। और पेड़ पौधा का मात्रा हम लोग खत्म करेंगे, पेड़ पौधा को खत्म करेंगे तो अब ऐसा है कि वायुमंडल में CO2 का मात्रा बढ़ जाएगा। और जब CO2 का मात्रा बढ़ता है तो धरती का ताप, तो पृथ्वी है, पृथ्वी का ताप कहने लगेगा, बढ़ने लगेगा। इसलिए कि CO2 क्या करता है, जो प्रकाश की लाइट आता है उसको अवशोषित करके रख लेता है। अवशोषित करके रखने से पृथ्वी का ताप टेम्परेचर क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। इस तरह से अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ते जाता है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हरित घर के नाम से जानते हैं, हरित ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो जब CO2 का मात्रा पृथ्वी पर बढ़ रहा है तो उसके कारण पृथ्वी का उष्मा टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं।
बात समझ में आया? अब जानते हैं कि हरित घर मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रयोग शीत ऋतु में पौधे को उगाने के लिए किया जाता है। हरित घर ठीक उसी तरह गर्म हो जाता है जैसे कुछ घंटों के लिए धूप में रखी हुई कार भीतर होता है, और यही प्राकृतिक रूप में होने वाली क्रिया है जिससे धरती का तापमान एक निश्चित स्तर पर बना रहता है। अगर यह क्रिया धरती पर न हो तो इसके सतह का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के बजाय -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मतलब अगर CO2 का मात्रा रिलीज नहीं हो तो अब है कि इसका टेम्परेचर घट के निगेटिव में चला जाएगा धरती का, जो कि फिर जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। CO2 होना भी चाहिए, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा में होगा तो वो इफेक्ट करेगा ही करेगा, इसलिए वो ज़्यादा मात्रा में हमारे टेम्परेचर को और क्या करते जाएगा, वो बढ़ाते जाएगा। टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखने के लिए जितना है उतने तो CO2 की मात्रा को भी कंट्रोल करके रखना होगा, और ये कंट्रोल तभी होगा जब पेड़ पौधा लगेगा तब। CO2 का मात्रा कंट्रोल तभी होगा, इसलिए कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाले कौन होता है, पेड़ पौधा ही होता है। तो पेड़ पौधा का मात्रा होना चाहिए, नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलेगा और हर एक जगह क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, वही चीज़ होता है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट के कारण ऐसा देखने को मिलता है। वही वायुमंडल में पृथ्वी का तापक्रम बढ़ते जाता है, और बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर है, बर्फीले पहाड़ है, जो क्या होने लग रहा है, पिघलने लग रहा है टेम्परेचर बढ़ने से। तो बर्फीले पहाड़ अगर पूरी तरह से पिघलता है तो बताया जाता है कि हर एक जगह क्या हो जाएगा, हर एक जगह पानी ही पानी हो जाएगा। हर एक जगह पानी ही पानी हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि विश्व स्तर पर विचार किया जाए, इससे तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो इसमें क्या किया जाता है कि पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए विश्व स्तर पर एक विचार किया जा रहा है, उसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का तापमान सीमा से अधिक बढ़ने पर ध्रुवीय हिमटोप वही चीज़ लिखा हुआ है, वहाँ से क्या होने लगता है, बर्फीले पहाड़ जो होता है वो पिघलने लग रहा है। बर्फीले पहाड़ पिघलेगा तो ऑब्वियस है कि उसका टेम्परेचर, अब देखो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर 2050 आते आते टेम्परेचर जो है कितना बढ़ जाएगा पृथ्वी का, 1.5 से 4.5 तक टेम्परेचर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, अगर इसी मात्रा में टेम्परेचर बढ़ते रहा तब। वही चीज़ यहाँ पर डाटा भी दिया हुआ है। जीवाश्म ईंधन, अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो जीवाश्म ईंधन का कम से कम, इसलिए कि ये सबसे ज़्यादा CO2 का मात्रा रिलीज करता है। अगर हम लोग बात करेंगे जीवाश्म ईंधन वही पेट्रोल डीजल हो गया, जब हम लोग उसको जलाते हैं तो इससे ज़्यादा मात्रा में इससे कार्बन डाइऑक्साइड के गैस निकलता है, जो वायुमंडल को क्या करता है, टेम्परेचर को बढ़ाने में मदद करेगा। इसलिए इस पर कंट्रोल करने के लिए जीवाश्म ईंधन का कम प्रयोग करें और वृक्ष रोपण करें, वनों को कटाई कम करें और वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, वृक्ष लगाएं, और वन कम से कम वन के कटाई जितना, जो 12 वृक्ष हो चुका है, जो बूढ़ा हो चुका है, वैसे ही पेड़ पौधों को काटे, अदरवाइज पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। इसलिए पेड़ पौधा ही क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के कंट्रोल करके रखा हुआ है। ठीक है, ये तो पहले दो बातें दिया हुआ है जो कि ध्यान देना है। और दिया हुआ है ऊर्जा दक्षता में सुधार। ऊर्जा दक्षता है, जो हम लोग ऊर्जा का उपयोग करते हैं वो किसी दूसरे चीज़ पर निर्भर हो जाए तो अच्छा रहेगा। जैसे हम लोग पता है ऊर्जा का निर्माण करने के लिए कोयला को जलाते हैं, कोयला को जलाएंगे तो ऑब्वियस है कि उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। तो वहाँ पर भी उस चीज़ को ध्यान दिया जाए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जनसंख्या में कमी, ऑब्वियस है जनसंख्या बढ़ेगा तो उपयोग भी क्या होगा, साधन का जो संसाधन होगा उसका उपयोग भी ज़्यादा होगा। तो अगर उपयोग में कमी करना है तो ऑब्वियस है कि संसाधन का नियमित एक क्या है, फिक्स संसाधन है, उससे ज़्यादा हम लोग तो प्राप्त हो नहीं सकता है। तो अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो वो भी चीज़ें खत्म हो जाएगा तो फिर लोग किस पर डिपेंड रहेंगे, ये सब प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इसलिए जनसंख्या पर भी क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। ठीक, तो अगर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात किया जाए, कहीं पर पूछा जाएगा तो ये क्या होता है, तो ये ऐसा चीज़ है जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, जिससे क्या होता है बहुत सारे नुकसान देखने को मिल सकता है। जो
तापमान बढ़ेगा तो उस तापमान में हर एक जीव जंतु का जीना मुश्किल होगा, और जो ग्लेशियर होता है वो पिघलते जाता है, जो बर्फीले पहाड़ होता है उस सब भी से दिक्कत देखने को मिलता है कि वो पिघलेगा तो पृथ्वी पर हर एक पानी ही पानी हो जाएगा, तो फिर जीवन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है और इस पर कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। ठीक, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे।